नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और आपने बहुत सारी वॉइसेस सुनी होंगी कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि लार्ज कैप बड़े स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि वो अभी सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप में, जहां की बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या ये अप्रोच सही है? क्या ये थ्योरी सही है कि लार्ज कैप में इस समय निवेश करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? तो कौन से ऐसे फंड हो सकते हैं जिस पे आप लगाएं? और लार्ज कैप में अगर आपको निवेश करना है तो डेफिनेटली आपको ब्लू चिप के साथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज आपकी मुलाकात कराई जाती है देश के टॉप फंड हाउसेस के एक फंड मैनेजर से, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। मैं बात कर रहा हूँ ICICI प्रू ब्लू चिप फंड की, और ICICI प्रू AMC के डिप्टी CIO और इस फंड के फंड मैनेजर अनीश तवाकले जी हमारे साथ हैं। अनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं कि बड़े वाले स्टॉक्स में फ़ायदा है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप में, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या लोग मानते हैं? हमारा भी यही व्यू है इस वक्त कि लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप स्पेस इज बेटर देन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस। बेसिकली स्मॉल और मिड कैप में बहुत ज्यादा रैली हो गई है, आउटलुक अच्छी है, बट थोड़ा फ्लोज इतने ज्यादा हैं कि उधर काफी अप्रिसिएशन हो गया है। एंड इस वक्त जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जिसे कहते हैं वो लार्ज कैप में बेहतर लग रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि ICICI ब्लू चिप पे बात कीजिए। लेकिन ब्लू चिप फंड के, आपके इस फंड के बारे में बातचीत करेंगे उससे पहले हम थोड़ा मार्केट का नज़रिया आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे। हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से अच्छी खुशखबरी आई और उसके बाद पूरी दुनिया ने एक बड़ी चैन की सांस ली कि चलो रेट बढ़ना बंद हो गया, अब तो कट की भी डिस्काउंटिंग लोग करने लगे, क्रूड भी कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ की बाहर की भी कंट्रोल में है, जियोपॉलिटिकल भी कोई टेंशन दिख नहीं रही ऐसी, और मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन बीच बीच में मार्केट एक शार्प झटका देता है। तो कैसे आप लोग एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को? क्या ये हो क्या रहा है मार्केट में? देखिए, मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है इकोनॉमी। तो पहले तो इकोनॉमिक आउटलुक देखनी चाहिए, फिर मार्केट अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लेंगे तो मार्केट इकोनॉमी को ही फॉलो करे। अब उसके अराउंड वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स को फॉलो करता है और अर्निंग्स इकोनॉमी को फॉलो। तो हमारा इस वक्त हमारे नजरिए से इंडियन इकोनॉमी तो वेल प्लेस्ड है ही, ग्रोथ आउटलुक इज लुकिंग गुड, प्राइवेट सेक्टर ने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, और अगर डिमांड भी हेल्दी है और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कैपेसिटी भी क्रिएट हो रही है, तो इकोनॉमिक आउटलुक अभी अच्छी है। मेरे हिसाब से तो एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी की भी आउटलुक अच्छी है। US में अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अभी भी अच्छी है और इन्फ्लेशन कम भी आ गया है, राइट? तो जो दोनों तरह से कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया है और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छी रह रही है, तो दैट इज अ गुड प्लेस फॉर द US इकोनॉमी ऑल्सो। सो बोथ द US इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी की आउटलुक अच्छी है। सो अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती हैं तो, और इक्विटी, हम कभी भी ये नहीं कहते कि 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें। हम हमेशा ये कहते हैं कि इक्विटी का 2-3 साल का नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर 2-3 साल इकोनॉमी अच्छा करती है तो 2-3 साल की इक्विटी रिटर्न्स ठीक रहनी चाहिए। जी अनिश जी, क्या इंडियन इकोनॉमी में रूरल इकोनॉमी या छोटे शहरों की डिमांड वापस पटरी पे आई, या अभी भी जैसे हम लोग FMCG के जब नंबर्स देखते हैं या उनकी वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो वो लोग अभी भी एक कंसर्न जाहिर करते हैं कि वहाँ से वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा जैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे विचार में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रूरल इकोनॉमी का डेटा इंडिया में रिलायबल नहीं रहता। तो मैं तो प्रॉक्सी यूज करता हूँ। अगर इंडिया में सीमेंट कंजम्पशन स्ट्रांग है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मकान बन रहे हैं, और अगर ये हो रहा है तो जॉब्स भी मिल ही रही होंगी, राइट? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जॉब मिल ही रही होंगी, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अगर जॉब मिल रही होंगी तो रूरल इकोनॉमी में काफी हद तक ट्रांसफर पेमेंट्स जिसे कहते हैं कि रेमिटेंसेस, अर्बन एरिया से जो पैसा भेजते हैं उससे रूरल इकोनॉमी रिलायंट होती है, तो वो भी ठीक ही होगी।
राइट। तो मेरे को नहीं लगता कि रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है। जहां तक एफएमसीजी कंपनीज का सवाल है, मेरे को लगता है कि उनके मार्जिन्स इतने हाई हैं कि वो कंपटीशन उनको अटैक कर रहा है और उस वजह से उनके वॉल्यूम्स भी लो हो सकते हैं। दैट इज माय हाइपोथेसिस। मुझे नहीं लगता कि रूरल में बहुत डिस्ट्रेस है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने जिस तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वो भी विजिबल है। सीमेंट की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है और छोटे शहरों में बहुत ज़बरदस्त डिमांड देखने की। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का या लोकल कंपटीशन है एफएमसीजी या कंजम्पशन कंपनीज के लिए, वो इतना टफ है कि इन लोगों का हो नहीं रहा, इसलिए ये ब्लेम कर देते हैं कि साहब डिमांड ही नहीं है? मतलब हो सकता है, दैट कुड बी अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता कि अगर सीमेंट सेक्टर की डिमांड इतनी स्ट्रांग है और जॉब्स, कंस्ट्रक्शन जॉब्स मिल ही रही होंगी, तो रूरल इकोनॉमी में वीकनेस क्यों होनी चाहिए। और एफएमसीजी के मार्जिन्स मुझे तो बहुत हाई लगते हैं। आप देख लीजिए, पिछला ट्रेंड देख लीजिए, 20-25 सालों का ट्रेंड देख लीजिए, तो काफी हाई है। तो जब मार्जिन्स कंपनी के बहुत हाई होते हैं तो कंपटीशन, इसका मतलब कि उनको मार्जिन इतना हाई है तो कंपटीशन आएगा ही नहीं। राइट। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन्स, अगर ये लोग इन्वेस्ट ज्यादा करें बिजनेस में, बिजनेस डेवलपमेंट में, नए प्रोडक्ट लॉन्च में, मार्केटिंग में, तो ग्रोथ वापस आ जाएगी। सर बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ और समझाइए, लेकिन टू व्हीलर कंपनी के नज़रिए से अगर हम समझें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। टू व्हीलर में तो रेगुलेशंस की वजह से दाम बहुत बढ़ गए थे, राइट। तो दैट वाज अ शॉक टू दैट सेक्टर, और बट उससे अब रिकवर कर रहा है एक्चुअली। इस 2-3 महीने में डिमांड में पिकअप आया है, व्हिच इज व्हाई स्टॉक्स हैव आल्सो डन। इंटरेस्टिंग सर, वेरी ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। अच्छा, एक सवाल और मार्केट, फिर अपने फंड पे आते हैं हम लोग। यूएस मार्केट में हम सबको लग रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है और इंटरेस्ट रेट भी अब पॉज हो गए, कट की बातें भी चल रही हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से आगे जाते हुए इकॉनमी को शॉकर्स आ सकते हैं यूएस की, और उसका फिर पूरी दुनिया को ट्रेमर महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जो अभी भी हम लोग 6 महीने पहले के यूएस के रेट कट को डाइजेस्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने लास्ट तक किए वो तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है, वो धीरे धीरे आएगी। रेट हाइक एग्जैक्टली रेट हाइक पे। तो वो एक रिस्क बना हुआ है, प्लस साथ ही क्रूड जो ना एक बहुत आर्टिफिशियल तरीके से सप्रेस्ड है $75 के $80 के बीच में। क्या ये आपको लगता है कि एक रिस्क हो सकता है? देखिए, क्रूड हमेशा ही रिस्क रहता है, राइट। बट मेरे ये ख्याल है कि इट इज ऑब्वियसली अगर क्रूड बहुत बढ़ता है तो इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी को, जो इंडियन इंपोर्ट डिपेंडेंट है। बट पिछले अगर आप 20-25 साल में देखें, राइट, फ्रॉम द 90s, जब क्रूड बढ़ता था तो इकोनॉमी को बहुत सीवियर इफेक्ट आता था, और आज में काफी फर्क है। पहले क्या होता था कि इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट सिर्फ क्रूड ऑयल होता था, एक्सपोर्ट्स कुछ ज्यादा थे नहीं, बेसिकली रेमिटेंसेस होती थी। तो जब क्रूड के दाम बढ़ते थे तो कुछ उसे ऑफसेट नहीं करता, राइट। कुछ उसकी क्रूड के दाम बढ़े, अब क्रूड की डिमांड कम करने के लिए तो इकोनॉमी को स्लो होना ही पड़ेगा, राइट। बट अब जो हमारी इंपोर्ट बास्केट है, एक्सपोर्ट बास्केट है, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो उसमें क्रूड है, क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें टूरिज्म भी है, एजुकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और एक्सपोर्ट्स भी डाइवर्सिफाइड है। तो अगर क्रूड बढ़ता है तो अगर हम एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट होने देते हैं तो दूसरी चीजें कम हो जाती हैं। लोग अपने, ठीक है, क्रूड पे ज्यादा खर्चा आएगा बट छुट्टियां बाहर कम लेंगे अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, और आप अपना फोन 3 साल में नहीं 4 साल में चेंज कर लेंगे। तो इकोनॉमी कैन एडजस्ट विदाउट नेसेसरली स्लोइंग डाउन अगर हम उसे एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने दें। तो आई डू थिंक क्रूड इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट इन अ रेंज। बहुत वैसा नहीं है कि क्रूड अगर हाई हो गया तो इकोनॉमी को जरूरी ही स्लो डाउन करना पड़ेगा, वो एक्सचेंज रेट से एडजस्ट किया जा सकता। ओके, अब आते हैं सर फंड पे। जैसा कि हम लोगों ने पहले सवाल में लिया था कि लार्ज कैप की तरफ लोगों का रुझान है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा रिटर्न बनेगा, तो एक ICICI Pru ब्लू चिप फंड की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। अब मुझे ये समझाइए सर कि अगर हम इंडेक्स को देखें तो 22-23 के मल्टीपल पे चल रहा है, 930-940 के आसपास के अर्निंग्स देखने को मिल रहे हैं। ये महंगा मार्केट है, सस्ता मार्केट है, या फेयरली वैल्यूड है? तो
सर देखिए, मुझे कोई मेरे पास परफेक्ट गेज नहीं है, मीटर नहीं है कि मार्केट को 21 टाइम पे होना चाहिए या 22 टाइम पे होना चाहिए या 20 टाइम पे होना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई कहता है कि 23 पे होना चाहिए, कोई कहता है 21 पे होना चाहिए, तो उसमें 10% का ही फर्क है, राइट? अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10% अगर मल्टीपल में कंप्रेशन आ भी जाता है 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आती तो वो 10% 3 साल में स्प्रेड करके अब्सॉर्ब हो जाता है। वो 3 साल में 3% पर ईयर रह गया ना। तो मोर इम्पोर्टेंट, अभी जब इस लेवल पे मार्केट है तो इस पे डिबेट करना कि थोड़ा एक्सपेंसिव है या थोड़ा सस्ता है, मुझे तो इसमें कोई बहुत वो समझ नहीं आता। पॉइंट ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, इस पे व्यू लेना ज्यादा जरूरी है। तो अर्निंग ग्रोथ आएगी सर? तो माय व्यू, जैसे मैंने आपको कहा, अगर इकोनॉमी हेल्दी है तो अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हो। ब्रेक के बाद अनीश जी से ये समझेंगे कि कई ऐसे सेक्टर हैं जो एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, उस पर फंड का नजरिया क्या है, क्योंकि उस पर वो निवेशित हैं, तो कैसे उसको मिटिगेट करें ये समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें ICICI प्रू के ब्लू चिप फंड के बारे में, जहां पे लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग होती है लेकिन बिल्कुल नए नज़रिए से। अब ये बताइए सर, सेक्टोरली मैंने देखा कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर पे 22-23% का इन्वेस्टमेंट है, वेटेज है इसमें। सेकंड नंबर फिर आता है एनर्जी। एक एक सेगमेंट समझते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल में अंडरवेट है आप या सफिशिएंट है इतना, और आउटलुक क्या है आपका? क्योंकि हमारे यहाँ भी अब एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि शायद पॉज तो हो ही गया, रेट कट की बातें चले, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मई जून से पहले कुछ कर पाएँ, क्योंकि अभी फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। क्या व्यू क्या है सर आपका फाइनेंशियल सेक्टर पे? नहीं तो एक्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर पे अलग से व्यू बात करनी में, लेट मी टॉक पूरे फंड का मैं आपको पोजीशनिंग समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी पे पॉजिटिव व्यू है, तो उस हिसाब से जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, वो अच्छा करना चाहिए, राइट? तो हमारे डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स आता है, सीमेंट आता है, ऑटोमोबाइल्स आता है, और फाइनेंशियल्स भी आता है, राइट? तो नॉर्मली हम चारों पे पॉजिटिव होते, बट इस वक्त, राइट, हम 3 डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और सीमेंट पे ज्यादा पॉजिटिव है। फाइनेंशियल्स पे जबकि वो 22% है फंड में, वो एक्चुअली बहुत बड़ा अंडरवेट है, बिकॉज हमारा बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा अंडरवेट है। तो इसलिए बैंकिंग पे वी आर नॉट, हम पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में मेरा व्यू ये है कि डिपॉजिट्स के लिए कंपटीशन बहुत हाई है, और जितना लोग निम एक्सपेंशन बिल्ड कर रहे हैं उतना नहीं आएगा, और निम पे प्रेशर रहेगा। और बिकॉज जब डिपॉजिट्स पे कंपटीशन हाई होता है तो बैंक्स को ब्रांचेस बहुत खोलनी पड़ती हैं, तो उससे कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे भी प्रेशर रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर पे आई एम लेस ऑप्टिमिस्टिक, जबकि इकोनॉमी हेल्दी है, तो मैं इकोनॉमी को बाकी 3 सेक्टर्स के थ्रू आउटलुक को पोजिशन किया है। ओके सर, थोड़ा इसको मैं और समझना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि इतना कंपटीशन है फंड रेस करने के लिए कि आपको डिपॉजिट पे फोकस करना पड़ेगा और उसके लिए रेट बढ़ेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा वो डाल देंगे, अगर रेट कट का एक सिनेरियो बने या मान लीजिए 6 महीने बाद शुरू ही हो जाए, तब भी ये रहेगा सिनेरियो, क्योंकि डिमांड के सामने रेट कट बहुत मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको फंड चाहिए। ये सिचुएशन क्या तब भी रहेगी, या तब ये सिनेरियो चेंज होगा? नहीं, तो उसमें अगर रेट कट होगा तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे ना, उसमें स्प्रेड्स में इतना फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट बैंक्स के लिए अच्छा कब होता है, जब बैंक्स के 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, राइट? एक तो सेविंग्स करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिस पे रेट बहुत लो, हमेशा ही लो रहता है। वो आप देखिए, जब रेट्स बढ़े तो उन्होंने बैंक्स ने उतना बढ़ाया नहीं रेट, राइट? तो अगर रेट कट होता है तो लेंडिंग रेट्स सारे लोन्स के गिरेंगे, डिपॉजिट्स रेट सबके नहीं कम, सारे डिपॉजिट्स पे कम नहीं होंगे। तो एक्चुअली रेट कट्स डोंट नेसेसरली हेल्प बैंक्स। एक्चुअली बैंक्स के लिए अच्छा कब होता है, तो रेट्स, इकोनॉमी अच्छा करे, रेट्स थोड़े हाई तो उनके जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है उन पे वो रेट ना बढ़ाएं, तो रेट हाई होते हैं तो उनको स्प्रेड अच्छा मिलता है और क्रेडिट कॉस्ट ना आए, राइट? तो बैंक के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट इज स्लाइटली हाई रेट्स एंड लो क्रेडिट कॉस्ट। तो अनीश सर ये कह रहे हैं कि बैंकों के अच्छे दिन खत्म हो गए? खत्म अच्छे दिन मतलब जो बहुत अच्छे दिन चलते हैं, कह रहा हूं, देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, द बेटर अपॉर्चुनिटीज आर माय व्यू।
ओके अच्छा, बैंकिंग वाले में चलो जो 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 बहुत ही कंज्यूमर फाइनेंस में जिसपे जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल है लोन वोन देने की, उस पे भी सेम व्यू है या उस पर थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, हम कंज्यूमर फाइनेंस पे तो हम अनसिक्योर्ड कंज्यूमर फाइनेंस पे तो हम काफी दिन से कॉशियस हैं। हमारे पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज काफी दिन से नहीं है। हमारा ये व्यू रहा है कि कंज्यूमर लेंडिंग अंडर पेनिट्रेटेड तो नहीं है। इतने लोग लोन दे रहे हैं, इतने लोगों ने लोन ले रखा है, कई कई लोगों के पास मल्टीपल लोन्स हैं, तो उसको हम अंडर पेनिट्रेटेड तो नहीं कह सकते। और अब तो आरबीआई भी थोड़ा उसमें कॉशियस होने को कह रहा है, तो उसमें तो वी आर नॉट, हम तो पॉजिटिव। वेरी इंटरेस्टिंग व्यू सर। मतलब बहुत सारे लोग तो इस सेक्टर की, लेकिन आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है बैंकिंग फाइनेंशियल में। तो फिर आप किस सेक्टर को इस समय सबसे हाई मानते हैं? जैसे आपने कहा सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ऑटो, इन सब में हो सकता है। तो अगर सीमेंट, इन सब में मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी सच में अच्छा करती है, जितना मुझे लगता है कर सकती है, तो अर्निंग्स अपग्रेड अभी भी आ सकती है। सर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंक क्यों नहीं अच्छा कर? तो बैंक को करना पड़ेगा मजबूरी में। तो बता दो ना, उसमें कंपटीशन इज द प्रॉब्लम बैंकिंग। ओके, मैं ही नहीं कह रहा बैंकिंग एनवायरनमेंट इकोनॉमी की वजह से टफ है, इट इज द लेकिन बहुत कंपटीशन विद इन द बैंकिंग सिस्टम। पैसे नहीं बनेंगे ज़्यादा, बेसिकली ये धंधा तो चल रहा है लेकिन बहुत पैसे नहीं बन रहे हैं। तो हम लोग तो इन्वेस्टमेंट वाले, तो हमें उससे क्या लेने देना। ओके परफेक्ट सर। ऑटो में आपने कहा कि ऑटोमोबाइल में भी अब एक नया शिफ्ट आ रहा है, नया चेंज देखने को मिल रहा है, उसको आप लोग कैसे मिटिगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, एक तो उन्होंने पुराने रेगुलेटरी इश्यूज थे जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ी और एक समय ऐसा आया कि उनकी बिक्री बहुत कम हो गई, फिर बीच में कोविड आ गया, अब वो एक ट्रांजिशन का फेज भी चल रहा है। इस स्टोरी को आप लोग कैसे प्ले कर रहे हैं? नहीं तो देखिए, दो चीजें हैं, राइट। एक होता है स्ट्रक्चरल चेंज, राइट, कि 10 साल में ईवीज में चेंज आए, राइट, वो एक चीज। दूसरा होता है सिक्लिकल, वो अगले 2-3 साल इकोनॉमी कैसा करेगी उस पर, राइट। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती। तो स्ट्रक्चरल चेंज जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो इनकम्बेंट, जो अभी जो कंपनीज हैं वो नहीं कर रही, राइट। आप देखिए अलग अलग कंपनीज ईवी भी ला रही हैं और अच्छे ईवी ला रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि उससे जरूरी है कि उनको प्रॉब्लम हो। उससे पहले मोर इम्पोर्टेंटली, अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो एक सिक्लिकल रिकवरी आएगी, दैट इज, उससे अर्निंग्स अपग्रेड्स आते, दैट इज व्हाट वी आर मोर पॉजिटिव ऑन। स्ट्रक्चरली वी विल कीप वॉचिंग एंड उसको एडजस्ट करेंगे, तो बट वो उससे पहले सिक्लिकल बाउंस आना चाहिए। तो आप सर आइस इंजन ओईएम्स को अभी भी मानते हैं कि वो 2-4 साल 6 साल की स्टोरी है, या आप स्विच करेंगे कि नहीं साहब ईवी का डायरेक्ट प्ले तो नहीं मिल रहा, चलो एंसिलरी के थ्रू हम उसको प्ले करें? तो वो एंसिलरीज भी है, बट लार्ज कैप में एंसिलरीज नहीं है, देयर आर ऑप्शंस नहीं। बट एक्चुअली लाइक आप देखिए ना, टू व्हीलर्स सारे जो एग्जिस्टिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ईवी लॉन्च करे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं लॉन्च। ओके हाँ, इनके सामने एक दुविधा ये, एक लीगेसी लेके चल रहा है आइस वाला, तो वो कहीं ना कहीं उसको सेट ऑफ इनको करना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर एक और सेक्टर आपके इसमें है एनर्जी, ठीक ठाक वेट है आपका। एनर्जी को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको कैसे समझूँ? इसमें ऑयल भी शामिल है, पावर भी शामिल है, कोल भी शामिल है, या इसमें आपने सिर्फ पावर को रखा है या सिर्फ ऑयल को रखा? कैसे इसको सेग्रीगेट? नहीं, ये तो ब्रॉड बेस्ड है। उसमें अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो कोल भी है, थर्मल भी है, ऑयल भी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी हैं, तो वो तो ब्रॉड बेस्ड है। अब यहाँ पे भी सर वही वाला सवाल कि यहाँ पे भी ट्रांजिशन का दौर चल रहा है। अब साइन कर के आ रहे हैं COP26 में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब फॉसिल फ्यूल, कन्वेंशनल एनर्जी, फिर ग्रीन एनर्जी। अब ये आप लोगों को समझाइए सर, क्या होने वाला है? एक्चुअली सर ये समझना, अभी मेरे को तो पूरा व्यू लेना कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद होगा, कि सर रिजल्ट, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। आई डोंट थिंक इस पे बहुत फर्म व्यू अभी लिया जा सकता। बट अभी इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, थर्मल भी, अब तो ये बात हो रही है कि थोड़ा ऐड करना ही पड़ेगा शायद। तो और अभी का लाइक वैल्यूएशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम कंफर्टेबल हैं, और OMCs भी लाइक सस्ते ही थे, तो वी हैड टेकन। तो ग्रीन पावर में आप बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं अभी?
अभी कन्वेंशनल नहीं रहेंगे, ग्रीन पावर वाली जो कंपनीज हैं उसकी बजाय प्रेफर करें कन्वेंशनल। देखिए लार्ज कैप में नहीं तो लाइक ऐसा नहीं है ना कि जो हर सेक्टर में हम, ये जरूरी नहीं है कि अगर ट्रांजिशन हो तो नई कंपनीज भी आए, राइट। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं अगर वो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जो कि हो रहा है, राइट। जैसे आपने बोला, आप बोला ईवी आ रहा है, तो मैंने कहा हाँ, बट एग्जिस्टिंग कंपनीज भी ईवी ला रही हैं। सिमिलरली एग्जिस्टिंग एनर्जी कंपनीज भी न्यू एनर्जी सोर्सेज में जा रही हैं। तो न्यू एनर्जी डजंट नेसेसरली, न्यू एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि नई कंपनी भी जरूर आनी चाहिए। आपका पॉइंट ठीक है कि लेगेसी से दिक्कत होती है कभी, मगर अगर कंपनी एडजस्ट कर रही है तो ठीक है ना, व्हाई शुड बी राइट, तो उनको नजरअंदाज करने की क्या जरूरत है। राइट। अनिल सर, एक चीज आपने क्या सुनी, मैंने कहीं पढ़ रहा था कि ये ग्लोबल फिनोमेना है कि ये जो बड़ा आजकल फैशन चला था ना कि ग्रीन एनर्जी लाओ, ESG कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट करो, इसको बैक बर्नर पर डाल दिया हल्के से लोगों ने बिना बहुत शोर मचाए हुए, क्योंकि ग्लोबली ये लोगों को समझ में आ गया है कि ग्रीन एनर्जी का स्टोरेज बहुत मुश्किल काम है और बहुत खर्चीला है, इलेक्ट्रोलाइज़र बनाना उससे भी ज़्यादा खर्चीला है, तो थोड़ा गो स्लो हो गए हैं विदाउट मेकिंग ए नॉइस। ये सच है क्या है, ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए दो तीन अलग चीजें हैं, राइट। एक तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और दूसरा फंड्स में क्या हो रहा है, ये अलग चीजें, राइट। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है, नई टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट हो रही है। ऑब्वियसली सोलर की कॉस्ट इतनी कम कैसे आई है, डेवलपमेंट हुई है तभी तो इतनी कॉस्ट कम आई है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट नहीं। मेरे ख्याल से जो फंड्स वगैरह थे जो बहुत ज्यादा ESG पे फोकस हो रहा था, उन्होंने लाइक रियलाइज किया है कि एक तो अभी इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है एक्चुअली, कोई भी कि कौन सी कंपनी एक्चुअली ESG अच्छा है कौन नहीं है, उसमें काफी डिबेट हो जाती है। ऐसा ऑडिटेड रिजल्ट्स की तरह नहीं है कि ये ही अच्छी है ये ही बुरा है। तो उसमें अभी थोड़ा यूरोप में भी रेगुलेटर ने भी इंटरवीन किया है कि आप कह रहे हैं कि आपका ESG फंड है तो आप प्रूव करिए कि ये एक्चुअली कंपनीज बढ़िया है या नहीं। तो कई फंड्स ने वहां पे ये किया है कि नहीं, हम अपने आप को फिर ESG फंड, इतना हाई कैटेगरी का ESG फंड कहते ही नहीं, राइट। बिकॉज रेगुलेटर ने भी बोला कि आप इतना क्लेम कर रहे हैं कि आप ESG ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रूव करिए, और वो प्रूव करना इतना आसान नहीं रहा है। तो ये अभी इवॉल्विंग एरिया है, ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इवॉल्विंग एरिया है और इस जैसे डेवलपमेंट अभी होती रहेगी। अगर आप वाकई सचमुच बहुत वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ही फंड मैनेजर की सुननी चाहिए जो एक बहुत इस्टेब्लिश कन्वेंशनल रूटीन क्लिशे को तोड़ते हैं, नए तरीके से सोचते हैं। जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बातचीत करके अनिल सर से कि उन्होंने बैंकिंग फाइनेंशियल को एक नए पर्सपेक्टिव में डाला, एनर्जी को एक नए पर्सपेक्टिव में डाला और ऑटोमोबाइल को भी डाला। तो अगर आप वाकई वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ रहे और बड़े स्टॉक्स में आप लगाएं, तो आपके लिए ये फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप इसके बारे में और पढ़ाई करिए, तो भी आपने सुना ही है, फंड मैनेजर को भी आपने सुन लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। शुक्रिया नीरज जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर के साथ। आज के लिए